दीवाना पागल मेरा हो गया। दोस्तों, बॉलीवुड में कई ऐसी एक्ट्रेसेस हुई हैं जो अपने प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा अपने पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रही हैं। और आज हम एक ऐसी ही हीरोइन के बारे में बात करेंगे जो फिल्मों में जितनी सफल हुई उससे कहीं ज्यादा वो अपने अफेयर्स और बुरी आदतों की वजह से लोगों के नजरों में रही। दिल का ना हाय हाय, दिल का एक ऐसी अदाकारा जो प्यार और हवस की इतनी भूखी हो गई कि उसने एक के बाद एक 12 लोगों से अफेयर्स करके शारीरिक संबंध बनाए और तब भी मन नहीं भरा तो अपने से 20 साल बड़े एक्टर के साथ संबंध बनाए, जिसके बाद उस हीरोइन को सभी लोग बदचलन और घटिया औरत कहने लगे। जब से मिले नैना तुमसे मिले, कैसे शराब, सेक्स, हवस और सिगरेट से इतने बुरे हालातों में पहुंच गई कि उसे कैंसर हो गया। हाय क्या करूं होठों पे फरियाद आती है। और कैसे अपने एक फिल्म की शूटिंग पूरी करके जब उसने अपने फिल्म को देखा तो वह सर में से पानी पानी हो गई और फिल्म की रिलीज को रोकने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने लगी। तुझे मांगा था तुझे पाया है, तुझे आखिर कौन थी वो हीरोइन और कैसे वह बॉलीवुड की सबसे बिगड़ैल और हबसी औरत का दर्जा मिलने के बाद भी वह टॉप की एक्ट्रेसेस में शुमार हो गई। दिल कहता है चल उनसे मिल। जानेंगे इस हीरोइन के बारे में और कई सारी चौंकाने वाली बातें, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हाल हाल कैसा, ये साल साल कैसा, एक एक दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं अपने अफेयर्स, शराब और सेक्स की लत से बॉलीवुड में सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहने वाली अभिनेत्री मनीषा कोइराला की। कितना मुश्किल है देखो कि दुनिया में दिल लगाना, कोई यारा मनीषा का जन्म 16 अगस्त 1970 को नेपाल के काठमांडू में हुआ था। उनके पिता प्रकाश कोइराला नेपाल के पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। वहीं उनकी मां का नाम सुषमा कोइराला है और उनका एक भाई भी है जिसका नाम सिद्धार्थ कोइराला है। मनीषा कोइराला एक राजनीतिक परिवार से संबंध रखती हैं। उनके दादा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री थे, यानी कि इनका पूरा परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ था। लेकिन मनीषा का बचपन अपनी नानी के साथ बनारस में बीता। मनीषा कोइराला ने अपनी शुरुआती पढ़ाई बनारस के बसंत कन्या महाविद्यालय में की। उसके बाद मनीषा ने दिल्ली के आर्मी पब्लिक स्कूल में दाखिला लिया। बचपन से ही वह डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उनकी मां ने उन्हें फिल्मों में काम करने का आइडिया दिया। कसम से कसम खा के अपनी मां की बात को मानकर मनीषा कोइराला न्यूयॉर्क चली गईं, जहां उन्होंने विश्वविद्यालय से फिल्म निर्माण में डिप्लोमा किया। इसके बाद वे मुंबई आ गईं, जहां पर उन्हें मॉडलिंग के ढेरों ऑफर्स मिलने लगे। मॉडलिंग के जरिए उन्हें अपनी पहली नेपाली फिल्म फेरी भटोला में काम करने का मौका मिला। यह फिल्म मनीषा कोइराला के करियर की पहली हिट फिल्म थी जिसने उनके करियर को आगे बढ़ाया। इस फिल्म के माध्यम से उनकी मुलाकात हुई सुभाष घई से, जो उन दिनों फिल्म सौदागर बनाने की तैयारी कर रहे थे। सुभाष घई को लीड एक्ट्रेस के लिए एक नई हीरोइन की जरूरत थी। बातों ही बातों में सुभाष घई ने मनीषा कोइराला को अपनी फिल्म सौदागर में लीड हीरोइन का रोल ऑफर कर दिया। मनीषा भी बॉलीवुड में अपने पैर जमाने की कोशिश में थी। ऐसे में वे फिल्म करने के लिए राजी हो गई। इसके बाद मनीषा कोइराला ने साल 1991 में आई सुभाष घई की फिल्म सौदागर से हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी सक्सेसफुल रही। फिल्म में उनके हीरो विवेक मुसरान थे। दोनों की जोड़ी ऑन स्क्रीन पर खूब जमी। इसके अलावा फिल्म में दिलीप कुमार जैसे बड़े अभिनेता भी शामिल थे। यह 1991 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। इस फिल्म से मनीषा कोइराला रातों रात लाखों दिलों की धड़कन बन चुकी थी। इस फिल्म के बाद आलम यह था कि हर डायरेक्टर उनके साथ काम करने के लिए बेताब था। उसी साल उनकी फिल्म आई फर्स्ट लव लेटर, जिसमें वे एक बार फिर से विवेक के साथ स्क्रीन पर दिखाई दी। फिल्म के साथ साथ इसके गाने भी खूब पसंद किए गए। इसके बाद मनीषा के सामने फिल्मों की लाइन लग गई और उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया, जिनमें इंसानियत के देवता, अनमोल, धनवान, मिलन जैसी कुछ हिट फिल्में शामिल थीं। हालांकि यह फिल्में रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई और फ्लॉप साबित हो गई। इन फिल्मों की सफलता के बाद उन्हें ज्यादातर साइड रोल ऑफर हो रहे थे और धीरे धीरे उनका करियर डूबने लगा।
मनीषा कोइराला को एक ऐसी हिट फिल्म की जरूरत थी जो उनके करियर को फिर से बुलंदियों पर ले जा सके। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई विधु विनोद चोपड़ा से। उन दिनों विधु विनोद चोपड़ा अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ के साथ एक लव स्टोरी फिल्म 1942 बना रहे थे। मनीषा विधु विनोद चोपड़ा के सामने गिड़गिड़ाने लगी कि इस फिल्म में उन्हें काम करने का मौका दें ताकि उनका करियर बच सके। लेकिन विधु विनोद चोपड़ा ने मनीषा कोइराला को साफ साफ यह कहते हुए मना कर दिया कि तुम्हें एक्टिंग नहीं आती, इसलिए मैं तुम्हें अपने फिल्म के लिए नहीं ले सकता। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि यह फिल्म पहले माधुरी दीक्षित को ऑफर हुई थी, लेकिन जब शूटिंग करीब आई तो माधुरी दीक्षित किसी और फिल्म की शूटिंग में बिजी थी, जिसकी वजह से डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा को और किसी ही दूसरी हीरोइन की जरूरत थी। इतनी जल्दी कोई दूसरी हीरोइन की तारीख मिलना भी मुश्किल था। बाद में उन्होंने मनीषा कोइराला को अपने फिल्म में लीड हीरोइन के लिए साइन कर लिया। यह फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाई नहीं कर पाई, लेकिन यह एक हिट फिल्म मानी जाती है। इसके शानदार गाने, दमदार अभिनय और अनिल कपूर मनीषा कोइराला की इमोशनल लव स्टोरी ने इसे दर्शकों के बीच पॉपुलर बना दिया था। यह फिल्म मनीषा कोइराला के करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। एक बार फिर मनीषा के करियर में उछाल आया और वह लगातार फिल्मों में काम करने लगी, जिसमें संगदिल, सनम, अनोखा, अंदाज, क्रिमिनल, बॉम्बे, अकेले तुम अकेले हम, दुश्मनी, मझधार, अग्निसाक्षी जैसे फिल्में शामिल थीं। दोस्तों 1995 में मणिरत्नम की डायरेक्शन में बनी फिल्म बॉम्बे सुपरहिट साबित हुई। फिल्म में मनीषा कोइराला के अभिनय की खूब सराहना हुई। वहीं अग्निसाक्षी इनके करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। इसी फिल्म में काम करने के दौरान मनीषा कोइराला और नाना पाटेकर एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसी तरह फिल्म क्रिमिनल से जुड़ा एक कमाल का किस्सा भी रहा। इस फिल्म को महेश भट्ट और मुकेश भट्ट दोनों ने मिलकर बनाया था। फिल्म की कहानी में कुछ खास दम नहीं था और मुकेश भट्ट को डर था कि फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, तो उन्होंने यह खबर फैला दी कि फिल्म की हीरोइन यानी कि मनीषा कोइराला की मौत हो गई। और यह खबर सुनकर लोग परेशान हो गए और क्रिमिनल को मनीषा की आखिरी फिल्म समझकर देखने गए। लेकिन फिल्म की कहानी किसी को कुछ खास पसंद नहीं आई। फिर भी लोग मनीषा को देखने सिनेमा घर पहुंच गए और वहां जब लोगों को पता चला कि मनीषा जिंदा है और मुकेश भट्ट ने सिर्फ फिल्म हिट करवाने के लिए यह अफवाह उड़ाया है, तो लोगों ने थिएटरों में जमकर तोड़फोड़ किया। दोस्तों आमिर खान के साथ फिल्म अकेले तुम अकेले हम में मनीषा कोइराला ने काम किया था। यह फिल्म इतनी बेहतरीन रही कि इस फिल्म की दमदार कहानी ने सभी का दिल जीत लिया। हालांकि फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन इसके गाने कई सालों तक लोगों के कानों में गूंजते रहे। अब बात करते हैं मनीषा कोइराला के अफेयर्स के बारे में। दोस्तों अपनी पहली हिंदी फिल्म सौदागर में काम करने के दौरान उनका दिल उस दौर के उभरते हुए अभिनेता विवेक मुसरान के लिए धड़कने लगा था। विवेक मुसरान और मनीषा कोइराला ने सौदागर के फर्स्ट लव लेटर और इंसानियत के देवता जैसे फिल्मों में काम किया था। कहते हैं कि सौदागर की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। दोनों ने कई दिनों तक एक दूसरे के साथ संबंध बनाए। उस समय दोनों ही अपने करियर के शुरुआती दौर में थे। सौदागर मूवी के बाद मनीषा कोइराला रातों रात पॉपुलर हो चुकी थी। हर डायरेक्टर उनके साथ काम करने के लिए इंतजार करते थे। वहीं दूसरी ओर कुछ हिट फिल्मों के बाद एक्टर विवेक मुसरान का करियर डूबने लगा और बुरे समय में मनीषा ने विवेक का साथ छोड़ दिया, जिस वजह से दोनों की प्रेम कहानी का अंत हो गया। दिल लगाने की ना दो सजा, यूं सजा। विवेक के बाद मनीषा की जिंदगी में आए एक्टर राहुल रॉय। दोनों एक साथ फिल्म मझधार और अचानक कर रहे थे। शूटिंग के दौरान मनीषा कोइराला राहुल रॉय का दिल दे बैठी। कई दिनों तक मनीषा कोइराला और राहुल रॉय ने प्यार के मजे लिए। मीडिया में इनके अफेयर्स की खबरें खूब उड़ी। यह वह समय था जब राहुल रॉय फिल्म इंडस्ट्री में अपना पांव जमाने की कोशिश कर रहे थे और अपना ज्यादातर समय करियर को देते थे, जिसके चलते वह मनीषा के साथ अपने रिलेशन को नहीं बचा पाए और यह रिश्ता भी खत्म हो गया। दोस्तों मनीषा कोइराला ने साल 1996 में फिल्म अग्निसाक्षी की। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात हुई नाना पाटेकर से, जो कि पहले से ही शादीशुदा थे और उम्र में 20 साल बड़े थे। नाना पाटेकर में मनीषा को एक समझदार व्यक्ति लगे। उनके अंदर कॉन्फिडेंस कूट कूट कर भरा था। नाना पाटेकर के इसी अंदाज ने मनीषा कोइराला के दिल में आग लगा दी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान वे नाना पाटेकर को पसंद करने लगी। मीडिया के अनुसार मनीषा कोइराला नाना पाटेकर के प्यार में इस कदर डूब गई थी कि वे चाहती थी कि नाना उनसे शादी कर लें। वहीं नाना पाटेकर अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ संबंध बना रहे थे।
यहाँ तक कि नाना पाटेकर मनीषा कोइराला से मिलने उनके घर भी जाते थे। नाना को कई बार सुबह सुबह मनीषा के घर से निकलते हुए भी देखा गया था। उस समय नाना पाटेकर अपनी पत्नी से अलग रहते थे। ऐसे में मनीषा चाहती थी कि नाना उनके साथ घर बसा लें, लेकिन नाना इस दिशा में फैसला नहीं कर पा रहे थे कि वे घर वाली को चुने या फिर बाहर वाली को। दूसरी तरफ नाना पाटेकर का अफेयर आयशा जुल्का के साथ में भी चलने लगा। खबरों की माने तो एक दिन बेडरूम में नाना पाटेकर और आयशा जुल्का को मनीषा ने कमरे में रंगे हाथों पकड़ लिया। बस यही वह दिन था जब ये हमेशा के लिए नाना से दूर हो गई। मनीषा कोइराला और आयशा जुल्का के बीच कथित तौर पर नाना पाटेकर को लेकर विवाद भी हुआ था, लेकिन बवाल तब हुआ जब नाना एक्ट्रेस के लिए हद से ज्यादा पॉजिटिव हो गए। इसी के चलते उन्होंने मनीषा पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दी। मनीषा नाना से शादी करने की जिद करने लगी, लेकिन नाना पाटेकर ने उनसे शादी करने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर मनीषा और नाना के बीच कई बार झगड़े भी हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आयशा जुल्का के चलते मनीषा और नाना के रिश्तों में दरार आई। वहीं कुछ फिल्म के जानकार बताते हैं कि मनीषा ने नाना पर शादी के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन नाना अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इसी कारण से दोनों का रिश्ता यहीं खत्म हो गया। नाना पाटेकर से ब्रेकअप के बाद मनीषा कोइराला ने नाना को भुलाने के लिए शराब पीना शुरू कर दिया। दोस्तों, नाना पाटेकर से ब्रेकअप होने के बाद मनीषा का अफेयर डीजे हुसैन के साथ में शुरू हो गया। इन दोनों की मुलाकात एक पार्टी में हुई थी। इसके बाद दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगीं। डीजे हुसैन के साथ भी मनीषा का लंबा अफेयर चला और बॉलीवुड के गलियारों में दोनों ने खूब सुर्खियां बटोरी। डीजे ने मनीषा को शादी के लिए प्रपोज भी किया था, लेकिन मनीषा कोइराला ने उनसे शादी करने से मना कर दिया, जिससे दोनों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया और दोनों अलग हो गए। डीजे हुसैन से अलग होने के बाद मनीषा की जिंदगी में लंदन बेस्ड बिजनेसमैन सैसल एंथनी आए। सैसल एंथनी के साथ मनीषा का नाम तब चर्चा में आया जब उनकी कई पर्सनल तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिससे लोगों को भरोसा हो गया कि मनीषा को नए नए मर्दों की लत लग चुकी है। लेकिन यह रिश्ता भी ज्यादा दिनों तक नहीं चला और दोनों लोग अलग हो गए। एक तरफ जहां मनीषा नए नए लोगों को सिग्नल दे रही थी, तो वहीं दूसरी ओर उनका करियर बर्बादी के शिखर पर पहुंच गया था। मनीषा की हालात इतनी बुरी हो गई थी कि वह बी ग्रेड की फिल्मों में काम करने को मजबूर हो गई और साल 2002 में उन्होंने एक छोटी सी लव स्टोरी मूवी में काम किया। 2 घंटे 2 मिनट की इस फिल्म में मनीषा ने कई बोल्ड और इंटीमेट सीन दिए थे। मनीषा जैसी एक्ट्रेस से किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह इस तरह का किरदार भी कर सकती है। मनीषा के बोल्ड सीन ने उस समय काफी विवाद खड़ा कर दिया था। फिल्म के कुछ सीन इतने बोल्ड माने गए कि वे परिवार के साथ देखने लायक नहीं थे। यह फिल्म जैसे ही बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई तो लोग सदमे में आ गए। फिल्म जब बनकर तैयार हुई और मनीषा ने देखी तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि फिल्म में इतने निचले स्तर के बोल्ड सीन थे कि मनीषा को लगा कि उनकी बरसों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। दरअसल डायरेक्टर ने मनीषा को बिना बताए उनके बॉडी डबल से कई इंटीमेट सीन शूट करवा लिए थे। मनीषा ने जब फिल्म देखी तो वह घबरा गई। उन्होंने डायरेक्टर से इस सीन को हटाने के लिए कहा, लेकिन डायरेक्टर ने साफ साफ मना कर दिया। मनीषा फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने के लिए अड़ गई। उन्होंने कहा कि फिल्म रिलीज नहीं होगी, लेकिन डायरेक्टर उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन फिल्म नहीं रुकी और फिल्म रिलीज होने के बाद लोगों ने मनीषा कोइराला को खूब खरी खोटी सुनाया। इस घटिया फिल्म को करने के बाद मनीषा का बचा कुचा करियर भी बर्बाद हो गया। इसके बाद उन्हें ज्यादातर बी ग्रेड और सी ग्रेड की फिल्में ही मिलने लगी। लेकिन मनीषा की गलती यह रही कि इन फिल्मों को ठुकराने के बजाय वह इन फिल्मों में काम करती चली गई।